तो हमारा जो टॉपिक है वो है वॉशिंग सोडा और फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3 इंटू 10H2 और इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। का मतलब क्या है? वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसकी प्रिपरेशन में, प्रिपेयर कैसे करते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट की प्रिपरेशन के लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ये वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है। ठीक है, वही प्रोसेस है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी प्रिपरेशन का जो मेथड है, इसकी प्रिपरेशन के मेथड में 3 स्टेप्स आते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, इस स्टेप का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? NaHCO3 की फॉर्मेशन। याद कीजिए, NaHCO3 की फॉर्मेशन मतलब बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन भी इसी मेथड से होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, NaCl को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और इसको बना लेंगे हम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन। इस सॉल्यूशन का नाम क्या है? ब्राइन है। अब इसको अमोनिया के साथ कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, अमोनिया के साथ सैचुरेट किया जाता है। इस ब्राइन को अमोनिया गैस के साथ सैचुरेट किया जाएगा और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाया जाता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास करवाया जाएगा, ये भी लाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो CaO और CO2 में कन्वर्ट होता है, तो वहां से CO2 इसमें डाला जाता है और अब जाकर के जब रिएक्शन होगा तो इस जगह पे 2 सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन याद कीजिए, NH4Cl और NaHCO3। NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल था। अगर आपको पिछली क्लास का याद हो, ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में। और ये जो सब्सटेंस है बेकिंग सोडा, दिस इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, जिसके लिए हमने एक अलग टर्म दिया था, दैट वाज स्पेरिंगली सॉल्युबल। काफी कम सॉल्युबल है, इसके लिए हमने स्पेरिंगली सॉल्युबल वर्ड भी यूज किया था। तो ये सबसे पहला प्रोसेस हो गया जिस प्रोसेस को हमने सॉल्वे प्रोसेस बोला। और यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो गया? NaHCO3 की प्रोडक्शन हो गई। अब इस NaHCO3 की प्रोडक्शन होने के बाद अब हम आएंगे इसके सेकंड स्टेप में। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की प्रिपरेशन की जाएगी, इसकी वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की जाएगी, वो कभी भी एक स्टेप में नहीं होता, हमेशा 3 स्टेप में होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस। सेकंड स्टेप में आइए, सेकंड स्टेप है थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड स्टेप को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किसका करना है हमें? इसका NaHCO3 का। NaHCO3 जो बेकिंग सोडा है, NaHCO3, इसको हम करेंगे गर्म, हीट करेंगे और हीट करने से यहां पे प्रोड्यूस होगा Na2CO3, H2O और CO2। 3 सब्सटेंस यहां पे बने, Na2CO3, H2O और CO2। चूंकि गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहां पे वाटर इवोपरेट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे गैसियस फॉर्म में बाहर निकल गई।
देखो थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है ना, ये थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है। हीट से हम लोग इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, Na2CO3 H2O और CO2 बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास Na2CO3। अब हम इसको 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ ऐड करने वाले हैं। तो तीसरा प्रोसेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम है प्रोसेस का? प्रोसेस का नाम है रिक्रिस्टलाइजेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, Na2CO3 को 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स किया जाएगा? जब हम इसकी 1 मोल लेंगे तो इसकी हमें कितनी मोल लेनी पड़ेगी वाटर की हमें लेनी पड़ेगी 10 मोल। इसकी 1 मोल के साथ इसकी 10 मोल ले लेंगे और यहां पे जो सब्सटेंस बनेगा Na2CO3.10H2O, ये बन गया आपका क्या? ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा की जो प्रिपरेशन है 3 स्टेप में होती है। हम लोग आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। वॉशिंग सोडा जो है व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल के फॉर्म में है। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है। तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, वाटर में हाईली सॉल्युबल है। और जब ये वाटर में सॉल्युबल होगा तो ये जो है एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। अगर आप याद करो इसकी एसिड और बेस, तो इसका बेस क्या होगा NaOH और इसका एसिड क्या होगा H2CO3। तो NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है और H2CO3 क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का ये सॉल्ट है। इसका मतलब ये किस तरह का सॉल्ट होगा? ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। तो इसकी जो सॉल्यूशन बनेगी वो कैसी सॉल्यूशन होगी? बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी सॉल्यूशन वाटर में बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस Na2CO3.10H2O को ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो क्या होगा? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। When left open in atmosphere, जब Na2CO3.10H2O को आप ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे तो वहां पे जो सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा Na2CO3.H2O और वहां से 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवापोरेट हो जाते हैं और इस सब्सटेंस का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इस सब्सटेंस का नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है when sodium carbonate decahydrate is left open in the atmosphere when it will be heated। अगर हम इसको गर्म करें तो क्या होगा? Na2CO3.10H2O को अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा वहां पे Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें प्रेजेंट होती है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वहां पे जो वाटर है वो वाटर इवापोरेट हो जाता है और यहां पे बचा क्या? यहां पे बचा सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं सोडा ऐश। इसको सोडा ऐश भी बोला जाता है। ये सिंपल वही चीज है जो अभी मैंने आपको FeSO4.7H2O के साथ बताया था, CuSO4.5H2O के साथ बताया था, वही सेम चीज है। ये भी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होगा? इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, प्रिपरेशन बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया और ये बता दिया कि ये जो है गर्म करने पे या लेफ्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर होने पे क्या होगा।
अब इसका यूजेज कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, लॉन्ड्री पर्पज के लिए, क्योंकि वॉशिंग सोडा नाम ही है, लॉन्ड्री पर्पज के लिए यूज करेंगे, कपड़े को साफ करने के लिए, पेपर्स को साफ करने के लिए, और इससे बहुत सारे केमिकल्स भी बनाए जाते हैं, ग्लास बनाया जाता है, बोरेक्स बनाया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं इससे। और इसका एक और जगह यूज किया जाता है, दैट इज वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट। वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट जो होता है उसमें हम कैसे यूज करते हैं इसकी, देखिए समझिए कैसे यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बीच में इस तरह से डिवाइडिंग पार्ट होता है, यहां पे हमने डाल दिया हार्ड वाटर। हार्ड वाटर नोएडा के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हार्ड वाटर क्या होता है। उस तरह के वाटर जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, यहां पे बीच में हम क्या करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर हम यहां पे फिल कर देते हैं Na2CO3। अब ये Na2CO3 क्या करता है, यहां से वाटर जब इधर पास होगी तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगी, किसके कारण, इसके कारण वो यहीं पे ट्रैप हो जाती है और सिर्फ फ्रेश वाटर इधर पास होता है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश वाटर पास होगा। ये जो सॉल्ट्स है जिसके कारण ये वाटर हार्ड हो रहा था वो इसी बीच में ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, बीच में ट्रैप हो गया, इधर से फ्रेश वाटर आया और अब इस फ्रेश वाटर को हम घरों में सप्लाई कर देते हैं। इसको वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट बोलते हैं। Na2CO3 इसमें यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसका कि फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं इसको। इसको हम लोग क्लोरीनेटेड लाइम भी बोलते हैं, इसको क्लोरीनेटेड लाइम भी बोला जाता है। अब जैसा ये नाम से ही क्लियर है, लाइम को क्लोरीनेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, प्रिपरेशन के लिए इसकी जो प्रिपरेशन होगी, इसकी प्रिपरेशन की टेक्निक का नाम यहीं पे मिल जाएगा आपको, देखो यहीं से समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, लाइम को क्लोरीनेट करते हैं। ड्राई स्लेक्ड लाइम लेते हैं, CaOH2, ड्राई स्लेक्ड लाइम ले लेंगे और इस ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं। जब क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो वहां पे आपके पास मिलेगा CaOCl2 और साथ में H2O। ठीक है, यहां पे मिल गया आपको CaOCl2 और साथ में H2O। तो ये बन गया आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड में एक्चुअली हमें जो यूज करना होता है, इसका काम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका काम क्या है, ब्लीच करना। ब्लीच करने का मतलब क्या है, कलर को फेड करना, कलर को हटाना, यही मतलब होता है ब्लीच करने का। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये पेल येलो कलर का या ऑफ व्हाइट बोल लो आप, ऑफ व्हाइट कलर का पाउडर होता है। एंड दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इजिली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और इस कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड में, ब्लीचिंग पाउडर में बहुत ही तेज स्मेल आती रहती है क्लोरीन की हमेशा। क्लोरीन की तेज स्मेल क्यों आएगी, ठीक है, क्यों आएगी इसको समझते हैं अब हम लोग। क्लोरीन की तेज स्मेल यहाँ पे आती क्यों है, समझिए इसको क्यों तेज स्मेल आती रहेगी। ये जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, जब आप इसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हो
ओपन एटमॉस्फेयर में जब आप इसको छोड़ोगे तो वहां पे क्या होगा कि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, क्या होता है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे बनाता है सब्सटेंस CaCO3। ये CO3 बनाया और साथ में यहाँ पे क्लोरीन की गैसियस फॉर्म प्रोड्यूस होती है और यही क्लोरीन गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस होने के कारण इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से हमेशा तेज स्मेल आती रहती है क्लोरीन की ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस क्लोरीन। इसलिए हम इसको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखते हैं, यही रीजन है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस क्लोरीन। एक्चुअली हमें यही क्लोरीन ही चाहिए इसके रिएक्शन के लिए। जब हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं तो एक्चुअली हमें यही क्लोरीन ही चाहिए होता है और क्लोरीन ही वहां पे रिएक्शन करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये ब्लीच करने के लिए जो यूज होता है यही एक्चुअली एक्टिव क्लोरीन वहां पे जो प्रोड्यूस होता है वही एक्टिव क्लोरीन ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्लोरीन अगर निकल ही जाएगा तो फिर वो यूज ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्लीचिंग पाउडर होता है वो हमेशा यूज किया जाता है। जितना फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा ये उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका एक्शन उतना बढ़िया होगा जितना वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा। मतलब ये कि इसकी जो है लाइफ बहुत ज्यादा दिनों की नहीं, बहुत ज्यादा टाइम की नहीं होती, कम टाइम की होती है। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? देखिए यूज कैसे किया जाएगा। हमने क्या बताया कि यूज करने के लिए हमें एक्चुअली क्लोरीन ही चाहिए। तो यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीच करना है, हमें कपड़े को ब्लीच करना है, पेपर को ब्लीच करना है, कहीं पे भी क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्लोरीन चाहिए। तो कहीं पे भी इसका जो काम है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ या HCl भी ले सकते हो, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे। तो जब रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करके डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके वहां पे बनेगा CaSO4 प्लस H2O और वहां पे जो क्लोरीन बनता है ना, एक्चुअली लिखने को तो हम यहाँ पे Cl2 जरूर लिखते हैं लेकिन ये क्लोरीन एक्चुअली नेसेंट क्लोरीन है। नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट का मतलब क्या होता है? नेसेंट वर्ड जो है ना इसका मतलब होता है न्यूली बॉर्न और ये हाईली एक्टिव क्लोरीन होता है। ये कैसा क्लोरीन होता है? ये हाईली एक्टिव क्लोरीन होता है। जिस हाईली एक्टिव, ये एक्चुअली हाईली एक्टिव क्लोरीन है, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं। ये जो क्लोरीन है ये एक्चुअली क्या नाम बोला था अभी मैंने? इसका नाम बोला था नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। और ये कैसा होगा? ये हाईली एक्टिव होगा। इतना ज्यादा ये रिएक्टिव होता है कि इमीडिएटली ये कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में ये क्या करता है, जो भी सब्सटेंस पे हम इसको यूज करेंगे ये उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा, उसको तोड़ देगा। तो क्लोरीन जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है दैट इज एक्चुअली नेसेंट क्लोरीन। इसको हम लोग अवेलेबल क्लोरीन भी बोलते हैं, इसको हम लोग अवेलेबल क्लोरीन भी बोलते हैं। तो नॉर्मली जो ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है उसमें 35 से लेकर के 38% का अवेलेबल क्लोरीन होता है। ठीक है, तो जो हम लोग बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसमें एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में लगभग 35 से 38% का अवेलेबल क्लोरीन होता है। यही क्लोरीन एक्चुअली यहाँ पे प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के ड्यूरिंग। ये न्यूली बॉर्न मतलब न्यूली प्रोड्यूस्ड क्लोरीन है जो कि हाईली रिएक्टिव होगा और वही हाईली रिएक्टिव क्लोरीन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वहां पे किसी भी चीज को ब्लीच करने में, पेपर को ब्लीच करना हो, कपड़े को ब्लीच करना हो, किसी भी चीज को ब्लीच करना हो, ये उसके लिए यूज किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़े, लास्ट टॉपिक हमारा आज का है, आज का क्या चैप्टर का ही हमारा लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका की फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। यहां से 3-4 क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सबसे पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे पॉसिबल है, जबकि डाल्टन की अगर थियरी याद करो क्लास 9th में जो आपने पढ़ी है, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता। तो जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो यहाँ पे हाफ का मतलब क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है इसका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हाफ का मतलब है क्या, इसको समझते हैं। नाम क्या है इसका, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब हेमी वर्ड का मतलब तो जानते ही हो, हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, है ना। हेमी वर्ड का मतलब ये हाफ होता है, जैसे हेमीस्फीयर, हाफ स्फीयर। उसी तरह से हेमी, हेमी मतलब हाफ, तो कैल्शियम सल्फेट ये हो गया, हेमी मतलब हाफ और हाइड्रेट मतलब वाटर, ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले अभी जो क्वेश्चन आया था कि हाफ है कैसे, ये हाफ का मतलब क्या है। एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का दो मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल को शेयर करता है। कैल्शियम सल्फेट का दो मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल को शेयर करता है। तो अगर इसका एक्चुअल फॉर्मूला देखा जाए तो ये होगा CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होगा। तो फिर हम ऐसे क्यों लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, कोई भी फॉर्मूला हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे कोई भी फॉर्मूला हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कहने का मतलब कि अब हमें फॉर्मूला शॉर्टेस्ट फॉर्म में, हम तो लिख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के बारे में ना, तो कैल्शियम सल्फेट को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम एक कैल्शियम सल्फेट के बारे में लिखेंगे। IUPAC रूल को फॉलो करने के लिए हम एक कैल्शियम सल्फेट के बारे में लिखेंगे। तो अब एक कैल्शियम सल्फेट के बारे में अगर हम लिखेंगे तो उसके हिस्से में तो यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही है, तो इसलिए हम लिखने को यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, बट एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट इस तरह से, प्लास्टर ऑफ पेरिस इस तरह से होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल वन वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि एक्चुअली टू मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट विल शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट टू फॉलो IUPAC रूल we have to write any of the formula in its shortest form. So we write it as CaSO4 dot half H2. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, जो यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं इसकी प्रिपरेशन की टेक्निक। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी? इसकी प्रिपरेशन की जाती है जिप्सम से। जिप्सम जिसका कि फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2, ये है जिप्सम। ठीक है, ये है सब्सटेंस कौन सा? जिप्सम। ये जिप्सम जो है हार्ड रॉक के फॉर्म में होता है। अर्थ क्रस्ट से हमें मिलता है जिप्सम हार्ड रॉक के फॉर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको क्रश करके पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्रश करके पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिप्सम को। अब इस जिप्सम को हम एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन स्केल में देखो तो 273 ऐड कर देने पे इट विल बिकम 373 केल्विन। ये एक्चुअली इससे ज्यादा क्यों नहीं और इससे कम क्यों नहीं, ये भी क्वेश्चन है कि इससे ज्यादा क्यों नहीं और इससे कम क्यों नहीं। अगर हम इससे ज्यादा पे 100 से ज्यादा पे गर्म करेंगे तो क्या होगा कि यहां से ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवापोरेट हो जाएंगे, जबकि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वहां पे रखना है वहां पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को।
तो हमें ऐसा करना होगा कि वहां पे ना 100 से ज्यादा, अगर हम 100 से कम करेंगे तो क्या होगा, कम पानी वहां से इवोपरेट होगा। हमें एग्जैक्ट ये सब्सटेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट 100 पे गर्म करेंगे तो वहां पे CaSO4.12H2O बनेगा और वहां से 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये इवोपरेट हो गया, यहां से बाहर निकल गया और यहां पे हमारे पास क्या बच गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बच गया, पीओपी। ठीक है, तो पीओपी जो है उसका फॉर्मूला क्या बना, पीओपी का जो फॉर्मूला बना CaSO4.12H2O, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है ना यहाँ पे, तो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होगा जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। ये सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अब ये इस हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या है, सुनिए, यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि ये पूरा टॉपिक ये है ना, यहां से कम से कम चार क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपने क्या देखा था, पहला क्वेश्चन देखा था कि इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों है, उसको एक्सप्लेन करना था। सेकंड क्वेश्चन, इसकी प्रिपरेशन में 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्यों नहीं गर्म कर सकते, कम क्यों नहीं गर्म कर सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्ट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वहां पे छोड़ना है, जो कि कहां पे पॉसिबल है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पॉसिबल है। तीसरा क्वेश्चन आता है यहां से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर हम उसको बोलते हैं उस तरह का सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर से, अगर आप इसको ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में रख दो तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इट विल सेट टू हार्ड। जैसे सीमेंट होता है ना, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट जो है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो हार्ड हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये सब्सटेंस भी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इट विल सेट टू हार्ड, फिर तो वो हमारे किसी काम का ही नहीं रह जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सब्सटेंस की हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब समझ में आ गया, this substance will absorb moisture from atmosphere and it will set to hard, फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो यही नेचर हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। तो अब हम ये सब्सटेंस हार्ड ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एयर टाइट कंटेनर में हमेशा पैक करके रखेंगे। जब भी सब्सटेंस को हम पैक रखेंगे तो हमेशा कहां पे कैसे रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखेंगे सो दैट वहां पे मॉइस्चर पहुंचे। ठीक है, तो ये हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है और हाइग्रोस्कोपिक है नेचर। अब हम लोग आते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। तो इस सब्सटेंस का हम यूज कैसे करेंगे, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज कैसे करेंगे, CaSO4.12H2O, इस सब्सटेंस को हम फिर से 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिक्स करेंगे और जब 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये फिर से बनेगा जिप्सम, CaSO4.2H2, जिप्सम बन जाएगा फिर से। और यही सब्सटेंस हमें बनाना होता है यहाँ पे, लेकिन ये जो जिप्सम बनेगा इट विल टेक टाइम ऑफ 40 to 45 मिनट्स, तुरंत नहीं बन जाएगा, ये 40-45 मिनट्स का टाइम लगता है जिप्सम बनने में। और इसी 40-45 मिनट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मोल्ड करके इसको जो डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करना होता है वो हम कन्वर्ट कर देते हैं। चाहे हमें फॉल्स सीलिंग बनानी हो, चाहे हमें स्कल्पचर बनाना हो, टॉयज बनाना हो, फायर प्रूफिंग मटेरियल्स के लिए यूज करना हो, कहीं पे भी किसी भी जगह पे जहां भी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, इवन जो है कभी बोन्स अगर क्रैक हो जाते हैं उसके सपोर्ट के लिए जो है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उतना ही मिक्स करते हैं जितना हम 40-45 मिनट में यूज कर सकें, क्योंकि ये 45 मिनट में इट विल सेट टू हार्ड, इट विल अगेन फॉर्म जिप्सम एंड इट विल बिकम अगेन हार्ड, तो फिर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब्सटेंस जो है उतना ही मिक्स किया जाता है जितना सब्सटेंस हम 40-45 मिनट में यूज करते हैं। ठीक है, फिर से हम उसको यूज करके फिर नया उसको मिक्स किया जाता है। तो ये जो है इस तरह से ये जिप्सम बन गया और फिर इट विल बिकम अगेन हार्ड। ठीक है, यूजेज कहाँ होते हैं वो बता ही दिया, फायर प्रूफिंग मटेरियल में, स्कल्पचर बनाने में, फॉल्स सीलिंग बनाने में, क्रैक्ड बोन को सपोर्ट करने में, छोटी छोटी मूर्तियां बनाने में, टॉयज बनाने में,
चौक बनाने में कैल्शियम, इसका जो कैल्शियम सल्फेट का चौक भी बनता है, जो डस्ट फ्री चौक होता है वो चौक भी बनता है इससे। तो ये सब सब्सटेंसेस बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। तो हम लोग आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।